यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड। क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर जिस चैप्टर का नाम था द साउंड ऑफ म्यूजिक, और फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था एवलिन ग्लेनी के बारे में, जो बच्ची अपने लाइफ में धीरे धीरे सुनना कम करके वो बहरी हो गई और एक समय आया कि एक बहुत ही टॉप म्यूजिशियन बनी, बहुत टॉप ड्रामिस्ट बनी, सोलो परफॉर्मिस्ट बनी। और आगे हम लोग आज फिर सेकेंड पार्ट क्लास 9 सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट आज हम पढ़ेंगे द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ये बहुत ही टॉप स्टोरी है, बहुत ही टॉप मोटिवेशनल, बहुत ही टॉप संघर्षशील स्टोरी है, जिस कहानी को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यह कहानी जो है एक महान शहनाई बजाने वाले जिसका नाम था बिस्मिल्लाह खान के जीवन और संगीत यात्रा का ये वर्णन करती है। कहानी बताती है कि उन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया और बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को एक लोकवाद से उठा करके एक विश्व भर में उन्होंने इतना ज़्यादा प्रसिद्ध कर दिया। जिस शहनाई को एक समय बैन कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, उसी शहनाई को बिस्मिल्लाह खान ने उसका इम्प्रूवमेंट करके, उसका सुधार करके पूरे विश्व स्तर में उन्होंने उस शहनाई का नाम रोशन कर दिया, जिसका जन्म बिहार के डुमरांव में हुआ था। और उन्होंने वाराणसी में संगीत की शिक्षा प्राप्त की और वे कई घंटों तक लगातार गंगा के किनारे उस घाट पर बैठ करके मंदिरों में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे, रियाज किया करते थे। और उनकी इस कड़ी मेहनत और लगन से और उन्होंने अपने जीवन में संगीत के प्रति इतना स्नेह, इतना प्रेम उनका था कि भारत के सबसे बड़े पुरस्कार यानी भारत सम्मान से भी उन्हें पुरस्कृत किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया कि वो अपने जीवन में इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किए। और इस अध्याय में हम लोग सीखेंगे कि अगर हम अपने जीवन में लगातार अभ्यास करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने कामों में लगातार हम अपने कामों के प्रति एकदम स्नेह प्रेम से और उस कामों के प्रति एकदम समर्पित रहेंगे, तो आने वाले समय में जरूर हम उस काम के प्रति एक सफल पूर्वक एक बहुत बड़ी प्राप्ति, बहुत बड़ी अचीवमेंट अपने काम के प्रति हम लोग हासिल कर लेंगे। इसलिए इफ यू वर्क हार्ड यू कैन अचीव एवरीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो चलो हम लोग इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल residence, for it had a shrill unpleasant sound। क्या बता रहा है इसमें कि इंपीरियर सम्राट औरंगजेब ने क्या किया कि बैन कर दिया, रोक लगा दिया, बंद कर दिया। किस चीज़ को? एक यंत्र को। प्लेइंग मतलब बजाने से, कि आज के बाद इस इंस्ट्रूमेंट को कभी कोई नहीं बजाएगा हमारे दरबार में या फिर कहीं भी। इस इंस्ट्रूमेंट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था। किसने लगाया था? औरंगजेब ने। और उस यंत्र का क्या नाम था? पुंगी। इन द प्लेइंग रॉयल रेसिडेंस फॉर, क्योंकि उनके दरबार में, उनके राजमहल में जब बजाया जाता था, जितने भी शहनाईकार इकट्ठा होते थे अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को ले करके बजाने के लिए, तो वहीं पर पुंगी भी बजाया जाता था। उस पुंगी पर बैन लगा दिए। क्यों बैन लगाया गया? क्योंकि इट हैड अ श्रील अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि उस पुंगी से निकलने वाली जो आवाज़ें थी वो बड़ी कर्कश थी, बड़ी अजीब सी आवाज़ें थी, जिसको सुनने के बाद बड़ा चिड़चिड़ापन होता था, बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती थी, बिल्कुल भी आनंद नहीं मिलता था। जिस पुंगी को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा एकदम अजीब सा लगता था, एकदम बेसुरा लगता था, इसलिए उसको बैन कर दिया गया। और उसके बाद क्या होता है? पुंगी बिकम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। पुंगी बिकम द जेनरिक नेम, पुंगी का एक सामान्य रूप से पुंगी ही नाम रखा गया था। और ये रीडर था, यानी गोल। जिस तरीके से आज के टाइम में लोग, क्या सपेरे लोग जो आते थे बीन बजाने के लिए, पहले गांव में भी लोग बहुत आते थे सपेरे वगैरह सांप दिखाने के लिए, उस बीन को जो बजाते थे बिल्कुल उसी आकार में बना होता था, रीडेड था, एकदम गोल कलर का था, नॉइज मेकर था, बहुत ज़्यादा शोर मचाता था। फ्यू हैड, कुछ लोग
थाट सोचते थे डैट की वुड हाइड इट वुड वन डे बी रिवाइव। कुछ लोगों का मानना था कि अब पुंगी तो बैन कर दिया गया है, और बहुत कम ही ऐसे लोग होते थे जो सोचते थे कि ना के बराबर बहुत कम लोग सोचते थे कि शायद इस पुंगी को दोबारा फिर से आदेश दिया जाएगा, शायद ये पुंगी दोबारा से वापस आएगी, शायद ये पुंगी दोबारा से अब इसको कोई बजाएगा या फिर कोई बजाने का आदेश वगैरह देगा। उसके बाद अब बार्बर ऑफ ए फैमिली प्रोफेशनली म्यूजिशियन, एक नाई का परिवार जो प्रोफेशनली विशेष रूप से उनका पूरा खानदान ही क्या काम करता था, म्यूजिशियन था, संगीतकार था। और एक उसी में क्या था, हु हैड एक्सेस टू अ रॉयल पैलेस, जिसका परिवार उस राजमहल में उस दरबार में जाया करता था क्या करने के लिए, संगीत वगैरह बजाने के लिए। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ ए पुंगी, और उसी नाई परिवार में एक लड़का था जिन्होंने संकल्प लिया, क्या डिसाइड किया, क्या फैसला किया कि मैं इसको इम्प्रूवमेंट करूंगा, सुधारूंगा, टोनल इसके ध्वनि को सुधारूंगा। द क्वालिटी ऑफ पुंगी, यानी जो पुंगी को बैन कर दिया गया, जिस पर रोक लगा दिया गया, इसी पुंगी को मैं फिर से बजाऊंगा, इसके क्वालिटी को, इसके इम्प्रूवमेंट और इसका जो निकलने वाला ध्वनि है, मैं ध्वनि को मैं सुधारूंगा। उस पुंगी को सुधारने के लिए ही चूज अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम, उन्होंने एक पाइप यानी एक बांस की तरह पाइप लेते जो अंदर से पूरी तरह से खोखलो होता है। डेट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो पुंगी से थोड़ा लंबा चौड़ा और मोटा भी होता है। एंड मेड अ 7 होल ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप को लेते हैं, उस पाइप के ऊपर 7 होल कर देते हैं। कितने होल कर देते हैं, 7 होल करते हैं। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उस पुंगी को 7 होल ऊपर करने के बाद जब वो बजाते थे, क्लोजिंग एंड ओपनिंग द सम ऑफ द दीज नॉइस, उसने निकलने वाली होल्स में से निकलने वाली जो आवाजें थी, क्या करते थे, किसी होल को बंद करते थे, किसी को ओपन करते थे, किसी को बंद करते थे, किसी को ओपन करते थे, वो वही ऐसे ही बजाया करते थे। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस, क्या हुआ कि उस पुंगी से जो निकलने वाली ध्वनि, जो निकलने वाली आवाज़ बहुत ही नाजुक, बहुत ही सुरीली, बहुत ही शानदार आवाज़ उससे निकलने लगी। कब, जब उस पुंगी में 7 होल करके उसको इम्प्रूवमेंट किया गया, सुधारा गया। आगे चलते हैं फिर। प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न होता था, निकलता था, क्या निकलती थी, उससे ध्वनि निकलती थी, बहुत ही शानदार। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और वह उस रॉयल यानी उस दरबार में जा कर के उस पुंगी को जो इसका इम्प्रूवमेंट किए, जिसको सुधारे, उसी को जब बजाते थे, बजाएं तो सब लोग उस पुंगी की आवाज़ सुन करके क्या हुए, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, प्रभावित हुए, खुश हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट था ये बिल्कुल पुंगी से एकदम अलग था, इसका डिजाइन भी अलग था और इससे निकलने वाली आवाज़ भी बिल्कुल एकदम से अलग थी। अब क्या करना था भाई, जब पुंगी को हटा दिया गया, बैन कर दिया गया, पुंगी के स्थान पर दूसरी चीज़ को बनाया गया, तो उसका नया नाम भी तो रखना था। एज द स्टोरी गो, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती, सिंस इट वॉज द फर्स्ट प्लेड इन द सहनाई शाह चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाई अ नाई बार्बर, क्या हुआ कि जब ये धीरे धीरे प्रथा चलती गई, इस पुंगी को बैन करके उस पुंगी के स्थान पर नए इंस्ट्रूमेंट को बजाया गया, बनाया गया, उसको बजाया गया, उससे निकलने वाली जो आवाज़ थी बहुत ही सुरीली थी, और वो कहाँ पर, शाह चैम्बर ना, शाह के दरबार में उसको बजाया गया था। इट वाज प्लेड, बजाया गया बाय अ नाई, कौन बजाया था, एक नाई ने बजाया था। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम द सहनाई, फिर उस इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा गया सहनाई, क्योंकि शाह के दरबार में बजाया गया। किसने बजाया था, एक नाई ने बजाया था, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम ही रख दिया गया सहनाई स्पीशियस। जो सहनाई से निकलने वाली आवाज़ थी उसको कंसीडर समझने लगे लोग, मानने लगे। क्या मानते थे, स्पीशियस मतलब बहुत शुभ मानते थे, यानी कि जो सहनाई जब बजती थी उससे जो निकलने वाली मतलब आवाज़ें थी, सहनाई बजने को ही बहुत शुभ माना जाता था उस समय। एंड फॉर दिस रीजन, और यही कारण होता था
क्या कारण होता था? इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल एंड इन इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और यही कारण होता था, उसको शुभ मानने का एक कारण होता था कि और उस शहनाई को मंदिरों में भी बजाया जाता था। जब भी कोई कार्य होते थे मंदिर में या कोई पूजा प्रतिज्ञा होती थी, आरती वगैरह होती थी, उस संगीत को, उस शहनाई को जरूर बजाया जाता था, इसलिए उसे बहुत शुभ माना जाता था। एंड उसके बाद इज एन इंडिस्पेबल, इंडिस्पेबल मतलब बोला गया इसमें विदाउट विच अ स्पीसीज वर्क कैन नॉट बी डन, मतलब इस शहनाई के बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता था, ना तो पूरा मानते थे, उसको अधूरा ही रह जाता था। यानी कि शहनाई बजाए बिना किसी भी शुभ काम को पूरा नहीं करते थे। ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, उत्तर भारत में भी जितने भी शादियां होती थी, हर शादियों में शहनाई बजाया जाता था। यानी कि बिना उस बाजे को, उस शहनाई बजाए कोई भी शादी विवाह कुछ भी कार्यक्रम होते थे उसको शुभ नहीं माना जाता। हर एक शुभ अवसर पर उस संगीतकार को जरूर बुलाया जाता था जो शहनाई वगैरह बजाया करते थे। इन द पास्ट, उस प्राचीन काल में, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबात, प्राचीन काल में, पुराने समय में शहनाई एक हिस्सा हुआ करता था। किसका? द नौबात, नौबात का। नौबात, और नौबात का मतलब ट्रेडिशनल इसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। इसेंबल यानी उस वो बहुत ही पुरानी परंपरा होती थी जहाँ पर 9 प्रकार के, 9 इंस्ट्रूमेंट मतलब 9 प्रकार के संगीत वादक होते थे, 9 प्रकार की बाजाएं वहाँ पर बजती थी। कहाँ पर? एट अ रॉयल कोर्ट मतलब उस दरबार में, उस राजमहल में, उस दरबार में 9 प्रकार की बाजाएं बजती थी। उस 9 प्रकार के वादन में, संगीत वादन में एक प्रकार का उस संगीत वादन होता था जिसका नाम क्या था? शहनाई। जिस शहनाई का उसके पहले क्या नाम रखा गया था? पुंगी। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड इन द टेम्पल, और उस समय तक, पुराने ज़माने में क्या ज़्यादातर होता था, उस समय इसका ज़्यादा प्रयोग मंदिरों में और शादियों में ही शहनाई का प्रयोग किया जाता था, यानी और उसका प्रयोग ज़्यादा होता नहीं था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इसमें बता रहा है कि पुराने ज़माने में इसका प्रयोग ज़्यादातर होता था मंदिरों में बजाने के लिए, फिर शादियों में शहनाई को बजाने के लिए, लेकिन इस संगीत को, इस इंस्ट्रूमेंट को, इस वादन को आगे ले जाने का कार्य, इस क्लासिकल स्टेज पर क्लासिकल म्यूजिक के रूप में इसको आगे बढ़ाने का क्रेडिट किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है, जिन्होंने इस पुराने ज़माने में इस पुंगी को सुधार करके उसको शहनाई तक लेकर के आए, और उस शहनाई को सिर्फ मंदिर और शादी विवाह के कार्यक्रम तक ही नहीं रखे, और उस मंदिर और शादी विवाह के कार्यक्रम को छोड़ते हुए, यानी उसको बहुत आगे तक ले जाने का काम यदि शहनाई को अगर कोई करता है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान करते हैं। एज अ 5 year old, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा near a pond in the ancient state of दुमराव in बिहार। जब 9 साल के थे, एज अ 5 year, 5 साल के जब बिस्मिल्लाह खान थे, 5 साल की अपनी उम्र में वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। क्या खेलते थे? यानी उनका बचपना था, 5 साल के जब छोटा बच्चा था तो गिल्ली डंडा खेलने कहाँ पर जाते थे? एक तालाब के किनारे जाते थे गिल्ली डंडा खेलने के लिए। इन द एंशियंट, उस पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में, और कहाँ पर रहते थे? स्टेट ऑफ डुमराव इन द बिहार। वो बिहार में डुमराव गांव में क्या करते थे? गिल्ली डंडा खेलने जाया करते थे एक तालाब के किनारे, वहीं पर उनका निवास स्थान होता था, बिहार में ही। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग भोजपुरी चैथा, और वह अक्सर, यानी रोज कहाँ पर जाया करते थे? नियर बाई बिहारी जी मंदिर के पास में जाया करते थे
संगीत गाने के लिए, गीत गाने के लिए नहीं, बचपन में 5 साल की उम्र से ही उन्होंने संगीत को स्टार्ट कर दिया था। 5 साल की उम्र में वो संगीत यानी गीत गाने के लिए जाते थे। और कौन सा गीत गाते थे? भोजपुरी चैथा गाते थे। भोजपुरी चैथा गाने के लिए बिहारी जी मंदिर के पास में जाया करते थे। एट द एंड ऑफ, जब वो कार्यक्रम समाप्त होता था, जो चैथा समाप्त हो जाया करता था, विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू, और उसके बदले में उनको एक बड़ा लड्डू दिया जाता था जब कार्यक्रम समाप्त होता था। और लड्डू जो 1.25 kg यानी 1.25 किलो का एक बड़ा सा लड्डू होता था। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज, और वहाँ के जो लोकल महाराज हुआ करते थे, उन महाराज के द्वारा इनाम के रूप में 1.25 किलो का एक बड़ा लड्डू दिया जाता था, जो गीत और संगीत गाया करते थे उस जमाने में। दिस हैपन 80 ईयर्स एगो, एक कहानी जो है करीब 80 साल पहले की है। एंड द लिटिल बॉय, और ये जो छोटा बच्चा था, है ट्रैवल फार, एक बहुत लंबी यात्रा करते हैं, टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, एक बहुत लंबा यात्रा, लंबा संघर्ष अपने जीवन में करते हैं, और इस लंबे संघर्ष की बदौलत जो एक भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार सिविलियन अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? भारत रत्न। भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया, भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। इतना लंबा संघर्ष अपने जीवन में बिस्मिल्लाह खान कर। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, और जो बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब हुआ था? 21 मार्च 1916 में। बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्लाह खान एक जाने माने परिवार से बिलोंग करते थे, जिसका परिवार संगीतकार के रूप में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था। और एक कहाँ के निवासी थे? बिहार में। जो बिहार में इनका परिवार बहुत माना जाना परिवार था, जो संगीतकार के रूप में हिज ग्रैंडफादर, जो उनके दादाजी रसूल बख्श खान, उनके दादाजी जो रसूल बख्श खान, ये भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। वाज सहनाई नवाज, यानी इनके जो दादाजी भी थे, ये भी सहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, यानी भोजपुर किंग कोर्ट्स, भोजपुर के दरबार में उनके दादाजी क्या करते थे? सहनाई नवाज थे, सहनाई बजाया करते। हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके जो पिताजी पैगंबर बख्श, क्या उनके पिताजी की नाम है? पैगंबर बख्श। उनके दादाजी का क्या नाम है? रसूल बख्श खान। और उनके पिताजी पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर, और उनके जो पूर्वज हुआ करते थे, जितने भी नाते रिश्तेदार जिसको बोला गया, उनके परिवार, उनके पैटर्नल एंसेस्टर जितने भी पूर्वज वर आल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर, यानी उनका पूरा खानदान, उनके जो जितने भी पूर्वज हुआ करते थे, सब बहुत ही अच्छा सहनाई बजाया करते थे। उनके सभी पूर्वज क्या थे? सब सहनाईकार थे। बहुत ही जाना माना परिवार उनका हुआ करता था। द यंग बॉय टूक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, ये जो नौजवान छोटा सा बच्चा, जिन्होंने अपने जीवन में, इस नौजवान बच्चे ने संगीत को अपनाया और संगीत सीखना शुरू किया। एट द एज ऑफ 3 साल के उम्र से ही संगीत को अपना लेते हैं। व्हेन हिज मदर टूक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, जब इनकी मम्मी बिस्मिल्लाह खान की माताजी जब इनको लेके जाते थे इनके मामा के घर पे, कहाँ पर घर इनके मामा का था? बनारस में, जो कि नाउ वाराणसी, जो वाराणसी के नाम से जाना जाता है। बिस्मिल्लाह खान वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द सहनाई। बिस्मिल्लाह खान अपने मामा को बहुत ध्यान से देखते थे, और ध्यान से देखते देखते बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होते थे,
बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होते थे। कब? जब उनके अपने मामा जी को प्रैक्टिस यानी अभ्यास करते हुए बजाते हुए देखते थे शहनाई को। यानी उनके मामा जी जब शहनाई बजाते थे, उस शहनाई को जब बिस्मिल्लाह खान देखते थे तो बिस्मिल्लाह खान बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे, बहुत ही आकर्षित होते थे, बहुत ही खुश हो जाया करते थे। सून बिस्मिल्लाह खान स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और बहुत जल्द ही बिस्मिल्लाह खान अपने मामा जी के साथ जाने लगे। क्या करने के लिए? कहीं भी कार्यक्रम होता था, कहीं भी संगीत वादन होता था तो उनके मामा जी का जहाँ भी प्रोग्राम वगैरह चलता था तो अपने मामा के साथ बिस्मिल्लाह खान भी जाया करते थे। और उनके मामा का क्या नाम था? अली बख्श। टू द विष्णु टेम्पल, कहाँ जाते थे उनके मामा जी? जब विष्णु टेम्पल में ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु टेम्पल में जब जाया करते थे, उनका कार्यक्रम होता था। वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर उन अली बख्श को एक एम्प्लॉय के रूप में रखा गया था। क्या करने के लिए? शहनाई बजाने के लिए। बिस्मिल्लाह खान के मामा को बनारस के एक विष्णु टेम्पल में रखा गया था, उनको अस्थायी रूप से रखा गया था। क्या करने के लिए? शहनाई बजाने के लिए। जब कभी भी वो जाते थे, जब भी जाते थे बिस्मिल्लाह खान विष्णु टेम्पल में जाते थे तो उनके साथ कौन जाते थे? जब भी बिस्मिल्लाह खान के मामा जाते थे तो बिस्मिल्लाह खान भी उनके साथ में जाया करते थे विष्णु टेम्पल में। अली बख्श would play the शहनाई and बिस्मिल्लाह would sit captivated for hour on end। यानी बिस्मिल्लाह खान जब अली बख्श क्या करते थे? वुड प्ले द शहनाई, जब अली बख्श यानी उनके मामा जी जब शहनाई बजाते थे तो बिस्मिल्लाह खान वहाँ पर बैठ करके कैप्टिवेटेड, हर एक चीज़ को बड़े ध्यान पूर्वक देखते थे, हर एक चीज़ को बड़े इतने ध्यान से देखते थे कि हर एक चीज़ को सीखने का प्रयास करते थे। बड़ी गहराई से, मन से, पूरे दिल से वो घंटों तक बैठ करके अपने मामा को शहनाई बजाते हुए देखते थे। ऑन द एंड, जब समाप्त हो जाता था कार्यक्रम, स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन द प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, और जब वो समाप्त हो जाता था कार्यक्रम तो स्लोली धीरे से स्टार्टेड गेटिंग लेसन, और यानी कि बिस्मिल्लाह खान भी हर एक चीज़ को सीखने का प्रयास करते थे। ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन, बिस्मिल्लाह खान स्टार्ट कर देते हैं सीखना। इन द प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, यानी उस यंत्र बोले तो उस शहनाई को बजाना सीखते हैं। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और सुबह ही बैठ जाते थे, पूरा दिन वो शहनाई बजाते थे, उसको सीखने का प्रयास करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा, यानी कई सालों तक बिस्मिल्लाह खान सीखते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, रोज प्रैक्टिस करते थे, और वो बालाजी मंदिर में जाते थे बजाने के लिए, वहाँ पे सीखते थे, और मंगला मैया मंदिर में जाते थे, वहाँ भी सीखते थे पूरा दिन बैठ करके, और उस बनारस के गंगा घाट के किनारे, गंगा के किनारे भी जा कर के बैठते थे। क्या करने के लिए? शहनाई को बजाते थे सीखने के लिए। बिकम द यंग अपेंडिस अ फेवरेट हॉन्टेड वेयर ही वुड प्रैक्टिस इन द सॉलिट्यूड, और उनका ये फेवरेट गीत और संगीत हुआ करता था शहनाई। इतना ज़्यादा अपेंडिस मतलब प्रैक्टिस, बहुत ही अभ्यास करते थे, और उनका फेवरेट हुआ करता था हॉन्टेड मतलब वो उस चीज़ से इतने ज़्यादा आकर्षित हो गए थे कि उसको बिना सीखे वो उसका पीछे छोड़ने वाले नहीं थे। वेयर, जहाँ पर ही कुड प्रैक्टिस, जहाँ प्रैक्टिस करते थे। इन सॉलिट्यूड मतलब अकेले बैठ कर के बहुत ही ज़्यादा अभ्यास करते थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर हिम, और गंगा के किनारे बैठ करके जब प्रैक्टिस करते थे, गंगा में जो बहती हुई धाराएं, जो वाटर, जो पानी हुआ करता था, उन्हें क्या करती? इंस्पायर करती थी, प्रेरित करती थी, उन्हें सीख मिलता था। टू इम्प्रोवाइज, यानी
सुधार करने के लिए। इन्वेंट राग, नए नए राग ढूंढते थे, उस बहते हुए गंगा की धाराओं के साथ नए नए राग ढूंढते थे और अपने संगीत को सुधारते थे। डैट वर अर्लियर कंसीडर टू बी बियॉन्ड द राग ऑफ द शहनाई, यानी शहनाई जिस तरीके से होता था, जिस तरीके से बजता था, जिस तरीके से शहनाई लोग बजाते थे, उस शहनाई को उससे कहीं आगे लेकर के जाने का अगर कोई काम किया तो बिस्मिल्लाह खान करते हैं। एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र जब उनकी हो गई तो बिस्मिल्लाह खान एक्कम्पनीड हिज अंकल, अपने मामा के साथ में जाते हैं। कंपनीड मतलब साथ में जाते हैं, कहाँ पर? टू द इलाहाबाद, कहाँ पर? इलाहाबाद। इलाहाबाद जाते हैं अपने मामा के साथ में म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। कहाँ पर? वहाँ पर एक बहुत बड़ा म्यूजिक कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद में हुआ, पर जहाँ पर बहुत दूर दराज से लोग अपने अपने संगीत को प्रस्तुत करने आते थे, अपने अपने कला को प्रस्तुत करने आते थे, अपने अपने क्वालिटी को दिखाने आते थे। उस इलाहाबाद में जो संगीत म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुआ था, एट द एंड, और उस समय बिस्मिल्लाह खान का एज सिर्फ 14 साल था। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। जब बिस्मिल्लाह खान वहाँ पे अपना प्रदर्शन दिखाते हैं, प्रदर्शन दिखाने के बाद जब एट द एंड ऑफ रिसाइटल, जब उनका बारी समाप्त होता है तो उस्ताद फैयाज खान वहाँ पर उपस्थित थे, जिन्होंने पैटेड थपथपाया द यंग बैक बॉयज बैक, यानी उस नौजवान, उस छोटे से बच्चे का पेट को थपथपाते हैं, यानी शाबाशी देते हैं। शाबाशी देने के बाद कहते हैं वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो और ज़्यादा, यानी तुम ऐसे ही कठिन परिश्रम करते रहोगे। यू शैल मेक इट, यानी तुम अपने जीवन में अचीवमेंट हासिल कर लोगे, जो तुम्हारा लक्ष्य है उसे जरूर प्राप्त कर लोगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। जब ऑल इंडिया रेडियो का उद्घाटन होता है, शुभारंभ होता है, कहाँ पर? लखनऊ में। ऑल इंडिया रेडियो का जब लखनऊ में 1938 में शुभारंभ हुआ, उद्घाटन हुआ, तब वहाँ पर बिस्मिल्लाह खान को इनवाइट किया गया था एक बिग ब्रेक के लिए, एक बड़ा प्रदर्शन करने के लिए, अपने शहनाई का प्रदर्शन करने के लिए। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वहीं से क्या हुआ कि बिस्मिल्लाह खान को अक्सर हमेशा उनका कार्यक्रम होता था, उनका प्रदर्शन होता था, उनको आमंत्रित किया जाता था शहनाई बजाने के लिए। कहाँ पर? रेडियो पर अपना प्रदर्शन करते थे। उनका ब्रेक आने लगा। व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, और सबसे बड़ी उपाधि कब हुआ कि जब भारत देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को। बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई, और बिस्मिल्लाह खान को आमंत्रित किया जाता है। सबसे पहले व्यक्ति होते हैं जो इस स्वतंत्र भारत, इस आज़ाद भारत देश को संबोधित करने के लिए अपने शहनाई से, यानी अपनी शहनाई को बजा करके भारत देश का सम्मान करते हैं। कब? जब भारत देश अंग्रेजों से मुक्त हुआ। ही poured his heart out into rag Rafi from his the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। और क्या हुआ कि बिस्मिल्लाह खान जब 15 अगस्त 1947 को शहनाई को बजाते हैं, कहाँ पर? लाल किले पर। ही poured his heart, यानी अपने पूरे दिल को निचोड़ करके, यानी अपने दिल की आवाज़ पूरे निकालते हैं कि सबको प्रसन्न कर देते हैं। इनटू द राग, इतनी बढ़िया, इतनी बेहतरीन तरीके से राग निकालते हैं, बजाते हैं लाल किले से। टू एन ऑडियंस, जितने भी वहाँ पे ऑडियंस थे सब
प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। विच इंक्लूडेड, उस ऑडियंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे और वहाँ पर कई नेता मंत्री और बहुत से लोग भी एकत्रित थे। और बाद में जब ये कार्यक्रम उनका समाप्त हुआ, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपना स्पीच दिया, भाषण दिया। जब बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाया और उसके बाद इन्होंने भी बोला था कि हमने भी एक वादा किया था, एक सपने देखे थे, स्वतंत्र भारत, इस देश की आज़ादी के लिए। वो वक्त, वो समय आ गया है। हमारा देश अब गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो गया है। अब हम और हमारे इस देश में कोई भी भुखमरी का शिकार नहीं होगा, कोई किसी का गुलाम नहीं होगा, कोई किसी पर अत्याचार नहीं करेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। और उस दिन फिर आगे हम अगले पैराग्राफ में चलते हैं। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान अपने जीवन में उन्होंने बहुत से यादगार परफॉर्मेंस किए। अपने भारत में, भारत के सिवाय अन्य कई देशों में, देश विदेशों में भी जाकर के उन्होंने अपने शहनाई का प्रदर्शन किया, शहनाई बजाए और हर जगह पर उन्होंने अपना झंडा गाड़ करके आया। हर जगह पर उन्होंने अपना नाम और अपने भारत देश का नाम रोशन करके आए। बिस्मिल्लाह खान जो थे, हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान। और उनके भारत के सिवा अगर किसी देश में उनका पहला आगमन था तो सबसे पहले वो अफगानिस्तान गए थे। वेयर, जहाँ पर उस अफगानिस्तान में किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन का मतलब बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हुए इनके शहनाई से, बहुत ही ज़्यादा मनमोहित हो गए इन बाय द मेस्ट्रो का मतलब कि एक ऐसा कलाकार जो अपने कला में हर तरीके से ऑलराउंडर हो, मास्टर हो। मतलब एक ऐसे कलाकार जिन्होंने इतनी अच्छी, इतनी बेहतरीन तरीके से शहनाई बजाया कि उनकी शहनाई सुन करके किंग जाहिर शाह बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो गए, बहुत ही ज़्यादा उनके फेवरेट हो गए। डैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट, और इतना ज़्यादा खुश हुए कि वह गिफ्ट दे दिए, उपहार में दे दिए बेशकीमती, जो कि बहुत ही कीमती पर्शियन कारपेट था। एंड अदर सोवनिर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा, और अन्य कई चीज़ दिए उनको जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती वस्तु हुआ करते थे। द किंग ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के जो राजा थे, वाज नॉट ओनली वन, सिर्फ अफगानिस्तान के राजा ही अकेले उनके फेवरेट नहीं हुए। मतलब उनके गीत और संगीत को, उनके शहनाई को सुनकर के अफगानिस्तान का राजा ही अकेला नहीं सिर्फ खुश हुआ, टू बी फैसिनेटेड विद द बिस्मिल्लाह म्यूजिक, बल्कि बिस्मिल्लाह खान की म्यूजिक से सिर्फ वह अफगानिस्तान का राजा ही खुश नहीं हुआ, प्रसन्न नहीं हुआ, बल्कि उनके सिवाय फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी उनके बहुत बड़ा क्या हो गए, फैन हो गए। वाज सो इम्प्रेस्ड, इतने ज़्यादा विजय भट्ट प्रभावित हुए उनके म्यूजिक से, उनके संगीत को सुनकर के। आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद बिस्मिल्लाह प्ले, जिस तरीके से बिस्मिल्लाह खान बजाते थे, बहुत ही ज़्यादा विजय भट्ट भी प्रसन्न हो गए। एक बार क्या हुआ कि बिस्मिल्लाह खान प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, गूंज उठी शहनाई। एक बार किसी त्यौहार में बिस्मिल्लाह खान उसको बजा रहे थे, क्या बजा रहे थे, शहनाई को। तो विजय भट्ट ने उनकी शहनाई को बजाते हुए सुना, इतने ज़्यादा प्रभावित, इतने ज़्यादा प्रसन्न, इतने ज़्यादा खुश हो गए कि विजय भट्ट ने अपनी फिल्म का नाम ही रख दिया, उनसे प्रभावित होकर के फिल्म का नाम ही रख दिया, गूंज उठी शहनाई। गूंज उठी शहनाई अपनी फिल्म का नाम ही रख दिए। द फिल्म वाज हिट, फिल्म कैसा हुआ, बहुत ही ज़्यादा हिट गया। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, और बिस्मिल्लाह खान ने
कि बिस्मिल्लाह खान ने उस फिल्म में अपना एक कंपोजिशन भी दिया, एक अपना म्यूजिक भी दिया, अपना गीत भी दिया, एक संगीत भी दिया। उस गीत और संगीत का क्या नाम था? दिल का खिलौना है टूट गया। बिस्मिल्लाह खान ने उस फिल्म में अपना एक संगीत भी दिया, जिस संगीत का क्या नाम, कौन सा गीत दिए थे? दिल का खिलौना है टूट गया। टर्न आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बूस्टर। और ये फिल्म और फिल्म में जो गाना जो दिए थे बिस्मिल्लाह खान ने, ब्लॉक बूस्टर हुई, चार्ट बूस्टर हुए, मतलब पूरे नेशन वाइड इतना ज़्यादा हिट गया कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, दिस मतलब या ह्यूज मतलब भी बड़े बड़े सक्सेस, सफलता। इस बहुत बड़े बड़े सफलताओं के बाद भी इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, सेलुलॉइड वर्ल्ड का मतलब वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित, प्रशंसित, बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड, कि मतलब इन द वर्ल्ड सेलुलॉइड वर्ल्ड, कि मतलब इतने ज़्यादा वो फेमस हुए कि बिस्मिल्लाह खान ने सिर्फ 2 ही म्यूजिक दिए। बिस्मिल्लाह खान मतलब ज़्यादा फिल्मों में, मूवी की दुनिया में अगर बात करें तो बिस्मिल्लाह खान ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किए, ज़्यादा भी वो इंटरेस्ट नहीं लिए। सिर्फ 2 ही लिमिटेड फिल्म थी। क्या थे ये? विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, 2 फिल्म थी एक, इसमें एक गाना दिए थे। एंड द विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर, और विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर की ये कोई सीरियल वगैरह उस समय चलती थी, जिसका क्या नाम था? सनाधि अपना, सनाधि अपना, उसमें एक म्यूजिक दिए थे। यानी बिस्मिल्लाह खान ने सिर्फ अपने लाइफ में 2 ही म्यूजिक दिए थे 2 ही फिल्मों में। और क्या बोलते हैं, आई जस्ट कांट कम टू द टर्न विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। और बिस्मिल्लाह खान क्या बोलते हैं कि आई जस्ट कांट कम, मैं इन सब चीज़ों में नहीं आना चाहता, टू टर्न प्रेरित विद द आर्टिफिशियली, मतलब जो बनावटी चीज़ है, आर्टिफिशियली जो बनावटी, क्या बोलें कि मैं बनावटी की चीज़ों में विश्वास नहीं करता, मैं रियलिटी में विश्वास करता हूँ। जो फिल्म होता है ये सब बनावटी चीज़ है, रियल चीज़ इसमें नहीं दिखाया जाता, कि रियल परफॉर्मेंस नहीं दिखाया जाता है। एक ही परफॉर्मेंस को कई तरीके से वो बना करके, बढ़ा चढ़ा करके उसमें दिखाते हैं। इन सभी चीज़ों से बिस्मिल्लाह खान वो प्रेरित नहीं हुए, बिस्मिल्लाह खान को ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो फिल्मों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिए। ही सेथ विथ इम्फेसिस, वो मतलब यही सब बोलते हैं कि मुझे ये सब चीज़ बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं होता था कि फिल्मों में जिस चीज़ को बना करके दिखाया जाता था। अवार्ड एंड रिकग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट। बिस्मिल्लाह खान को जो मान सम्मान और जो उनको पहचान मिला, ये बहुत बड़े बड़े, मोटे तगड़े और बहुत फास्ट, यानी कम समय में, और बहुत बड़ी बड़ी उपाधि, बहुत बड़ा बड़ा मान, बहुत बड़ा बड़ा सम्मान उनको दिया गया। बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खान ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो प्रथम भारतीय थे टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म, जिसको आमंत्रित किया गया था परफॉर्म करने के लिए, प्रदर्शन दिखाने के लिए, एट द प्रेस्टिजियस लिंकॉन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में एक प्रेस्टिजियस लिंकॉन सेंटर हॉल में बिस्मिल्लाह खान को आमंत्रित किया गया था कि अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए, परफॉर्मेंस करने के लिए। और बिस्मिल्लाह खान भारत के प्रथम व्यक्ति हुए जिसको यूनाइटेड स्टेट यूएसए में, अमेरिका में इनवाइट किया गया था उनको प्रदर्शन करने के लिए, प्रदर्शन दिखाने की। आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन, और उन्होंने दुनिया यानी संसार की सबसे बड़ी वर्ल्ड एक्सपोजिशन, जहाँ पर दुनिया के कई देशों से लोग आते थे अपनी अपने कला को, अपने अपने क्वालिटी को प्रदर्शन करने के लिए, वहाँ भी बिस्मिल्लाह खान को आमंत्रित किया गया। वो गए, वो कहाँ पर था? इन द मॉन्ट्रियल कनाडा में, इन द कैनास आर्ट फेस्टिवल। वहाँ पर क्या था? इस कैनास में वो आर्ट फेस्टिवल था, कला
का वो त्यौहार ही माना गया अपने अपने कला के प्रदर्शन करने के लिए। इन द ओकासा ट्रेड फेयर, वहाँ पर मानो कि बहुत बड़ा व्यापारिक मेला लगता था कि बहुत बड़े बड़े संगीतकार आते थे, अपने अपने संगीत को, अपने अपने कला को प्रदर्शित करते थे, और वहीं से बहुत बड़े बड़े स्टार जो वगैरह होते थे, डायरेक्टर होते थे, वो आते थे, हायर करते थे। सो वेल नोन डिड बिस्मिल्लाह खान, बहुत बड़ा नाम हो गया बिस्मिल्लाह खान का म्यूजिक संगीत के क्षेत्र में। ही बिकम द इंटरनेशनली डायट एंड द ऑडिटोरियम इन द तेहरान। बिस्मिल्लाह खान अपने ही देश में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश विदेश में उनका इतना बड़ा नाम हो गया, इतने बड़े ब्रांड बन गए कि एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, एक बहुत बड़ा हॉल था इन तेहरान। कहाँ पर? तेहरान में एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम, बहुत बड़ा हॉल था म्यूजिशियन का, संगीतकार का। वाज द नेम आफ्टर हिम, और उनके ही नाम से रख दिया गया। तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस बहुत बड़ी म्यूजियम, वो जो म्यूजिशियन हॉल था, उस हॉल का नाम किस नाम से रखा गया? बिस्मिल्लाह खान के नाम से रखा गया। तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से उस हॉल को रखा गया कि मतलब इतने ज़्यादा चर्चित, इतने ज़्यादा फेमस, इतने ज़्यादा प्रसिद्ध, इतने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम विदेशों में भी चर्चित है। नेशनल अवार्ड लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कॉन्टर्ड ऑन हिम। और हमारा जैसे कि नेशनल अवार्ड जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये सब अवार्ड भी उनको सम्मानित किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि इन द 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को अवार्ड किया गया, सम्मानित किया गया इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्चम सबसे बड़ा पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया, अवार्ड से सम्मानित किया गया, द भारत रत्न। यानी भारत का अगर सबसे बड़ा अवार्ड कोई है तो भारत रत्न से उनको सन 2001 में सम्मानित किया गया विद द कॉटेड अवार्ड रेस्टलिंग ऑन हिज चेस्ट। जब उनको सम्मानित किया जा रहा था तो उस अवार्ड को उनके चेस्ट पर जब लगाया गया, एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, उनकी आंखें एकदम खुशियों से भर गईं, इतने ज़्यादा प्रसन्न हुए कि शायद ही कोई व्यक्ति महसूस कर सकता है अगर उस पद पर उतने बड़े सम्मान से उसको सम्मानित किया जाए। तो उनकी आंखें जो खुशियों से भर गई, जो देश विदेश में भी वो बहुत ज़्यादा चर्चित थे, अपने भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न से जब उन्हें सम्मानित किया गया तो ही सेज, उन्होंने बोला, ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अगर मेरी सुनो, अगर मेरी राय मानो, मैं सिर्फ एक ही मैसेज सबको देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारत की सबसे धनी, सबसे अमीर अगर कोई परंपरा है, सबसे धनी कोई परंपरा है तो क्या है? संगीत है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, और तो और हमारे देश में अन्य कई देश यानी पश्चिम देश यानी देश विदेश से भी लोग हमारे देश में आते हैं भारत में इस म्यूजिक, इस गीत और संगीत को सीखने के लिए। तो हम लोग अपने ही देश में रहते हुए अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाएंगे? यही मैसेज दिए थे उन्होंने। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल आर ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का संसार का, इन स्पाइट मतलब के बावजूद ऑफ हैविंग ट्रैवल, यात्रा करने ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का यात्रा करने के बावजूद भी खान साहब, बिस्मिल्लाह खान का क्या किस नाम से प्रसिद्ध है? खान साहब। एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड इज एक्सीडिंगली, और क्या बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया की यात्रा करने के बाद फिर भी वो बहुत ज़्यादा किस चीज़ से लगाव उनका था? फॉन्ड ऑफ बनारस, किस चीज़ से? बनारस से उनका बहुत बड़ा लगाव था। एंड दुमराव, और जो गांव था दुमराव, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड,
वो दुनिया के बहुत बड़े बड़े शहर में, देश में, विदेश में, पूरे वर्ल्ड घूम करके चले आए, लेकिन अगर उन्हें सबसे अच्छा कोई शहर लगा तो उनको बनारस, और बनारस का डुमराव गांव उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। इस शहर के वो बहुत बड़े शौकीन थे। फाइनली मतलब शौकीन, बहुत बड़े दीवाने थे, बहुत बड़े शौकीन थे, यानी उनको इस शहर से अच्छा खूबसूरत उनको कोई दूसरा पूरी दुनिया में कोई शहर नहीं लगा। A स्टूडेंट ऑफ हिज वंस, एक विद्यार्थी था, एक बार वांटेड टू हिम, उन्हें बताना चाहता था, क्या बोला कि टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए। वो बोला कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में मैं एक स्कूल बनाऊंगा, यानी कि एक स्कूल बनाया जाएगा। उस स्कूल में मैं चाहता हूं कि आप, बिस्मिल्लाह खान को बोला है कि आप उसकी स्कूल के हेड रहो। यहाँ गीत और संगीत आप अपने तरीके से, अपने ही तरह आप यहाँ पर सिखाइए और अपने ही जैसे कई विद्यार्थियों को आगे बढ़ाइए अमेरिका में। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस, और उस स्टूडेंट ने बिस्मिल्लाह खान से वादा भी किया टू रिक्रिएट मतलब बना देगा हू बहू जैसा, एटमॉस्फियर मतलब वातावरण को भी बना देगा आप बनारस की तरह। क्या बोला कि आप यहीं उसे में रहिए, एक बहुत बड़ा विद्यालय बनेगा, स्कूल बनेगा, स्कूल में म्यूजिक और संगीत का स्कूल बनेगा। और आपको अगर बनारस की बहुत याद आती है, बनारस शहर बहुत अच्छा लगता है, डुमराव बहुत अच्छा लगता है, तो बनारस और डुमराव जैसे शहर को पूरी तरीके से और वहाँ के जैसे वातावरण को हम यहाँ बना देंगे, वैसे ही विभिन्न प्रकार की मंदिरों को भी यहाँ बना दिया जाएगा और आप यहीं पर रहिए। बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल देयर, और क्या बोला, बिल्कुल बनारस जैसे मंदिरों को भी यहाँ पर बना दिया जाएगा। बट खान साहब, इसकी बातों को सुनकर के खान साहब आस्क हिम, मुझसे कहते हैं, पूछते हैं, इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट द रिवर गंगा एज वेल। चलो मैं मानता हूँ कि तुम बनारस जैसे हर एक चीज़ शहर को बना सकते हो, क्या बनारस की पवित्र नदी, पवित्र गंगा को भी तुम इस विदेश में ला सकते हो? यानी सीधी सी बात है, उनका कहने का मतलब ना था, यानी घुमा करके अपनी बातों को बोलते हैं। अगर तुम बनारस जैसे मंदिरों को बना सकते हो, क्या बनारस की गंगा को तुम यहाँ पर ला सकते हो? लेटर ही रिमेंबर, और बताते मुझे आज भी याद है, टू हैव से, वो कह रहे हैं कि मुझे वो हर चीज़ याद है। डेट्स वाई, यही वजह होता था, यही यह बात होती। विनेवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, जब कभी भी मैं विदेश या विदेश में रहता था, किसी अन्य देश में रहता था, आई कीप यर्निंग, मेरी बहुत तीव्र इच्छाएं होती थी, टू सी हिंदुस्तान, उस भारत देश हिंदुस्तान को देखने के लिए मेरी तीव्र इच्छाएं बढ़ती थी जब मैं कभी भी विदेश में होता था। वाइल इन मुंबई, अगर जब कभी भी मैं मुंबई शहर में होता था, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मैं सिर्फ बनारस के बारे में सोचता था। एंड द होली गंगा, और उस पवित्र गंगा के बारे में सोचता था। एंड वाइल इन बनारस, अब जब कभी भी मैं बनारस शहर में होता था, आई मिस द यूनिक मट्ठा यानी मठ ऑफ द डुमराव, और जब कभी मैं बनारस में होता था तो मैं उस यूनिक मठ के बारे में सोचता था, उस यूनिक डुमराव मठ के बारे में सोचता था। मठ का मतलब जहाँ पर संतों का ग्रुप, संतों का समूह होता है, उसे मठ बोला जाता है। यानी उस संतों के समूह, डुमराव में रहने वाले संतों के समूह को मैं याद करता था, मुझे बड़ी याद आती थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन था एक पूर्ण रूप से एक ऐसा उदाहरण माना जाता है कि एक बहुत ही समृद्धशाली जीवन उनका था, और जो कल्चर, सांस्कृतिक और सभ्यताओं और हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की वो विरासत का एक उदाहरण माना जाता है उनका जो एक ऐसा जीवन था। वन डैट एफर्टलेस असिप, जिन्होंने इतना ज़रूरत से ज़्यादा संघर्ष करते हुए, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष अपने जीवन में किए और असिप्ट हासिल भी किए। डैट अड्योट मुस्लिम, एक ऐसे मुस्लिम थे जो अपने धर्म में विश्वास करते थे और अपने धर्म के हर एक नियम का पालन करते थे। लाइक हिम, उस बिस्मिल्लाह खान की तरह, कैन वेरी नेचुरली प्ले, जो बहुत ही साधारण तरीके से प्ले द शहनाई, और शहनाई बजाते थे।
एवरी मॉर्निंग, हर रोज सुबह में एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, उस बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में। इसमें बोल रहा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का एक ऐसा जीवन था जो हमारे भारत की संस्कृति, भारत की समृद्धि और भारत की विरासत से जुड़ी है, जिन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया और वो संघर्ष का ही ये नतीजा था, कितने बड़े उपाधि और देश विदेश में उनका नाम रोशन हुआ, इतना अच्छा परफॉर्मेंस, इतना अच्छा प्रदर्शन किए और एक मुस्लिम जात के होते हुए भी और अपने धर्म के हर एक नियमों का पालन करते हुए भी और बड़े स्वाभाविक रूप से फिर भी हिंदू मंदिर में जा कर के, बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में जा कर के वो शहनाई रोज़ सुबह सुबह में बजाया करते थे। इसीलिए बोला गया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक सच्चे देशवासी, एक सच्चे मुसलमान और एक सच्चे शहनाई प्लेयर, एक सच्चे संगीतकार थे, जिनके मन में किसी भी देश या किसी भी धर्म के प्रति कोई भी भेदभाव या फिर कोई भी भावनाएं नहीं थी। यानी कि वे बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल थे, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करने वाले, जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत बड़े अचीवमेंट को हासिल किए और हर एक धर्म को बराबर उन्होंने समानता दी। और सो इट वॉज द वेरी फैंटेस्टिक स्टोरी। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।